नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इस खास कार्यक्रम में इस मंच पर आज एक बेहद अहम मसले के साथ आपके सामने हूँ। संविधान हमारे लोकतंत्र का ध्रुव तारा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आजकल संविधान को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। बातें तो यहाँ तक हो रही हैं कि संविधान बदलने वाला है। क्या वाकई संविधान बदलने वाला है? और इसके अलावा संविधान की जब हम आज बात करते हैं तो निजता, निजी स्वतंत्रता, बुनियादी हकों पर जो सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर जो परिभाषाएं बदल रही हैं या बिगड़ रही हैं, इन सभी पर आज हम बात करेंगे। संविधान के हर वो दरवाजे आज आपके सामने हम खोलेंगे जिसको हम और आप समझना चाहते हैं, और न्यायपालिका की क्या भूमिका है संविधान की रक्षा में, इसको भी आज आपके सामने रखेंगे। न्यायपालिका की जब बात आती है तो जाहिर सी बात है कि हमारे दिल में एक ही इच्छा होती है कि उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैले और न्यायपालिका जिस तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष आज तक रहती आई है वैसे ही रहे। न्यायपालिका के इस गुण को बरकरार रखने में कुछ नाम बहुत अग्रणी रहे हैं, और उन्हीं नामों में से एक नाम रहा है जस्टिस शिवकीर्ति सिंह का। आज हमारे मंच पर जस्टिस शिवकीर्ति सिंह स्वयं हैं, जिन्होंने अपने फैसले से न केवल न्यायपालिका के परचम को और ऊंचा लहराया है, बल्कि आम लोगों तक न्याय कैसे पहुंचे इस राह को सुगम बनाने में, सुचारू बनाने में अपनी भूमिका निभाई है, जब भी वो, जितने दिन भी वो जज रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। और सबसे पहले सर, सुप्रीम कोर्ट जब आप थे, जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने आती रहीं, और लेकिन आज की तारीख में, और शायद तब भी ये था कि जो हम लोग संवैधानिक नैतिकता की बात करते थे, तब भी कई सवाल उठते थे, आज भी कई सवाल उठते हैं। क्या आपको लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जब इस शब्द को पहली बार इसका उपयोग किया था, तब से लेकर आज तक ये बहस खत्म क्यों नहीं हो रही? डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत ही जाने पहचाने, रिस्पेक्टेड व्यक्ति हैं। उनकी अहम भूमिका रही है हमारे संविधान को बनाने में, और उन्होंने जब इस शब्द का प्रयोग किया तो उनकी मंशा बिल्कुल साफ थी। वो इसका मतलब ये देना चाह रहे थे कि डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स उठ सकते हैं, और उठना लाजमी था क्योंकि सबों की स्थिति बराबर नहीं थी। वे जानते थे कि हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग हैं, अति पिछड़े वर्ग हैं, और कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन उठ सकती है। तो उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का प्रयोग इस शब्द में, इस अर्थ में किया था कि कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स को कोऑर्डिनेशन से, कोऑपरेशन से रिजॉल्व किया जाए। जो भी इसमें एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, सरकार इन्वॉल्व है, वो इसको समझे समस्या को, और बिना कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाए हुए इसके समाधान को खोजा जाए कोऑपरेशन से और कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल से। तो उनका मकसद ये था कि एक मोरल लक्ष्य रहना चाहिए राज्य के पास, और उस मोरालिटी के अंदर में ये उन्होंने समझा था कि पिछड़े वर्गों को और लोगों को आपस में समन्वय, सामंजस्य से जो भी वो चाहते हैं वो धीरे धीरे मिल जाए। यही उनका अर्थ था, और बड़े पॉजिटिव सेंस में उन्होंने यूज किया था। जी, लेकिन सर अभी भी इसी बात को लेकर बहस चलती रहती है, और खासकर जो लेजिस्लेटिव है हमेशा ये कहती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ने जुडिशियल एक्टिविज्म को बढ़ावा दिया है। क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसा है, और जुडिशियल एक्टिविज्म इस तरह से काम कर रही है कि दूसरों के जो हक हैं उसमें भी अपना हिस्सा सामने सबके रख रही है? जुडिशियल एक्टिविज्म का चार्ज लगता आ रहा है काफ़ी दिनों से, और जो भी सत्ता में रहे उसको लगता है कि कम से कम उच्चतम न्यायालय को इतने दूर तक नहीं जाना चाहिए था, थोड़ा पहले रुक जाना चाहिए था। सबों को उससे शिकायत हो जाती है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म एक बहुत ही खतरनाक शब्द है। मैं इसका प्रयोग नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं हिस्सा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का, और हम जानते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं उस कोर्ट के पास, और जो उच्चतम दिमाग वाले वकील हैं वो आते हैं
और दोनों की बात सुन करके निर्णय लेना पड़ता है। सही या गलत का सवाल तो उठता है हर बड़े मुकदमे में कि सही कहाँ है, गलत कहाँ है, और उसमें जब सही को सही मानना है तो लिखना पड़ता है कि हम क्यों मान रहे हैं सही, और गलत को गलत बताने के लिए भी लिखना पड़ता है। तो कारण बिना दिए हुए कोई भी जजमेंट सही नहीं माना जाता। कारण देते वक्त कानून में जो प्रावधान है उनका आशय क्या है, उनकी इच्छा के इंटेंशन क्या है उसके पीछे, वो जब कोर्ट जाता है तो जुडिशियल एक्टिविज्म का चार्ज लगने लगता है। आप लिटरल इंटरप्रिटेशन कीजिए, किसी का पैसा ले लिया वो चोर है, अब उसने पैसा लिया मजबूरी में लिया, उसका आशा था कि अभी हम उसको दे देते हैं, उसको फिर लौटा देंगे, तो इंटेंशन अगर उसका बुरा नहीं था तो वो चोरी नहीं किया है उसने। तो इस आशय के पर जाते हैं तो कहते नहीं आपने तो बहुत दूर गलत दिशा में आपने स्टेप ले लिए, आपको सिर्फ लिटरल मीनिंग करना था। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म का चार्ज हमारे हिसाब से कभी कभी गलतियां हो सकती हैं। अगर न्यायपालिका कानून बनाने का प्रयास करे तो गलत है, उसके लिए बार बार आदर के साथ रिक्वेस्ट करता है कोर्ट। अधिकांश केसों में जहां कमी पाई जाती है कि कानून जो है सो सही दिशा में नहीं बना है, और या जिस रास्ते के लिए बनना चाहिए उसमें कमी रह गई है, तो आग्रह करता है कोर्ट अपने फैसले से कि हमने ये कमियां पाई हैं, आप इसमें देखिए और जो भी उचित लगे कानून बनाइए। कोर्ट अगर कानून बनाने लगता तब मैं जुडिशियल एक्टिविज्म मानता, लेकिन कोर्ट कानून बनाता नहीं है। जी, लेकिन सर तब अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल थे और सीनियर एडवोकेट भी हैं, उन्होंने भी ये बात कही, जो बात आप कह रहे हैं वो वही बात उन्होंने कही, लेकिन थोड़ा घुमा कर कहा। उन्होंने कहा कि जब उनका कार्यकाल था कि कानूनों की वैधता को जांचने का, जो परीक्षण करने का सुप्रीम कोर्ट काम करती है, वो संवैधानिक नैतिकता का इस्तेमाल यहाँ पर खतरनाक हो जाता है। सरकार भी इस बात को मानती है कि हाँ वो हमने कानून बना दिया, अब इसकी वैधता आप जांचेंगे तो फिर आप हमारे दायरे में अपने कदम को रख रहे हैं। तो इसको कैसे सुप्रीम कोर्ट आखिर या तमाम अदालतें इससे कैसे बचें? के वेणुगोपाल बहुत ही बढ़िया जूरिस्ट हैं, लॉयर हैं, बहुत रिस्पेक्ट करने लायक हैं, और मैं उनके इस राय से 90 से 95% तक सहमत हूं। अच्छा, इसलिए कि जब कानून बनाती है न्यायपालिका, पार्लियामेंट या असेंबली, तो उस समय उसके ध्यान में रहता है कि हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का उल्लंघन नहीं करें, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है नहीं है उनको बताने वाले बहुत लॉयर्स रहते हैं, उनकी टीम है। लेकिन अगर जब कोर्ट कहता है कि नहीं आपने किसी प्रावधान का उल्लंघन तो नहीं किया है, लेकिन इसके पीछे जो आत्मा है, आत्मा आप देखिए प्रियम्बल में है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर कॉपी की तरह लाया हूं, तो प्रियम्बल में जो है वो आशय है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे हमारी क्या विचारधारा है, हम क्या पाना चाहते हैं, एम्स है, लार्जर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स प्रियम्बल में रिफ्लेक्ट होता है। तो वो अगर किसी आर्टिकल में नहीं है, अगर लिखा जाता है कि हम सोशलिस्ट या सेकुलर समाज बनाना चाहते हैं, राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और किसी आर्टिकल में नहीं मिल रहा है, और 2-4 मसले ऐसे उठ रहे हैं जो असेंबल होकर के कोर्ट में आ जाते हैं, जिससे कोर्ट को ये बिल्कुल कन्विंस हो जाता है कि ये प्रियम्बल में दिए गए जो इंटेंशंस हैं, जो गोल्स हैं, उसकी विपरीत धारा में जा रहे हैं ये, तो फिर कानूनी अड़चन को नज़रअंदाज करते हुए वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का नाम देते हैं। हमारे ख्याल से उसको अवॉइड करना चाहिए, कह देना चाहिए सीधा सीधी कि ये प्रियम्बल के इस विचार वर्ड के खिलाफ है, और ये कारण ये है। नए अगर फ्रेज न्यायपालिका बनाएगी तो थोड़ी भ्रांति और ये उत्पन्न होगी, उसको बचना चाहिए। बिल्कुल, और शायद यही भ्रांतियां थी कि ये भी कहा जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन, क्लासिफिकेशन टेस्ट, मैनिफेस्ट आर्बिट्रेशन टेस्ट और संवैधानिक नैतिकता, इस तमाम ये जो बड़े बड़े शब्द हैं,
एक तरह से कानून की तरह से, लगाम की तरह से हमारे ऊपर हैं, ये सब न्यायपालिका ने बनाए हैं और जिसका संविधान में कोई जिक्र ही नहीं है। क्या और अगर इनकी ज़रूरत है तो आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी इन सब चीज़ों की? ज़रूरत पड़ी कि न्यायविद जो हैं, जूरिस्ट्स हैं, वो उनकी भी कभी कभी भाषा जो है क्लिष्ट हो जाती है। कभी कभी वो बहुत पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि वो अन्वयी नहीं लगे, एक ही शब्द बार बार आ रहा है। तो ये पर्यायवाची शब्द है। ये फेयरनेस जो है सो नथिंग बट इक्वालिटी इन मोशन। अगर इक्वालिटी का एक उसका बैक साइड उस सिक्के का, तो वो है फेयरनेस। सबों को इक्वल ट्रीट करना, मतलब टू बी फेयर टू एवरीबॉडी। तो फेयरनेस वर्ड जब आया तो दिक्कत उठ गई कि व्हाट इज फेयर, अनफेयर, ये तो बड़ा मुश्किल लगता है, कौन नापेगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को गार्डियन बनाया है। गार्जियन उसी को बनाया जाता है, उसी के लिए बनाया जाता है जो अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। तो है तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पावरफुल, बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट, लेकिन वो एक किताब है। और जैसे कि देवी देवता बड़े बड़े अच्छे मंदिरों में हैं, अगर कल कोई तोड़ने जाए तो किसी अगर गार्जियन नहीं रहे तो उसको कोई भी तोड़ के खराब कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे रखने के लिए सारे पढ़े लिखे लोग एक मत हैं कि सुप्रीम कोर्ट गार्डियन है। तो गार्डियन है तो इसके प्रियम्बल को, इसके हर चीज को समझ करके, कई एक शब्द का ही बार बार प्रयोग होगा तो मुश्किल हो जाएगी। आर्बिट्ररीनेस का वर्ड जो है सो अभी अगर आप आर्टिकल 19 में जाएंगे तो बहुत सारे 6-7 फ्रीडम्स दिए हुए हैं और सबों का तोड़ भी दिया हुआ है कि कब सरकार उनको कुछ उस पर कंट्रोल लगा सकती है। लेकिन उस हर 19(1) के बाद 2, 3, 4, 5, 6 में सब में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अगर लगाने का एक लगाम दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, और रिस्ट्रिक्शंस लगता है और लोग आते हैं कोर्ट में कि ये रीजनेबल नहीं लग रहा है, तो रीजनेबल वर्ड तो उठेगा। कोर्ट को कहना पड़ेगा ये रीजनेबल है कि नहीं अनरीजनेबल है। और तब कहा जाता है कि रीजनेबल तो बहुत सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, इसमें आप क्यों गए, आप हमसे अपने आप को ज्यादा समझदार समझ सकते हैं। नहीं, वो तो मजबूरी है। गार्डियन तो एक ही है, उसी को किसी केस में कहता है रीजनेबल है, किसी केस में कहता है अनरीजनेबल है। तो रीजनेबलनेस अपने आप में अगर गाइडेंस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं रहे तो सब्जेक्टिव होगा। लेकिन जो जुडिशियली ट्रेंड माइंड है, जो कॉन्स्टिट्यूशन और पूरे लॉज को समझ करके फैसला लिखा रहा है, तो वो आर्बिट्ररी ढंग से आर्बिट्ररी रीजनेबलनेस नहीं डिसाइड करेगा, वो जुडिशियली ट्रेंड माइंड से करता है। ये मजबूरी है न्यायपालिका की, इन शब्दों को के अर्थ पे जाना चाहिए, गूढ़ अर्थ पे, न कि इसको समझना चाहिए कि अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं, पावर बढ़ा रहे हैं। एक और बड़ा सवाल है कि संविधान की आत्मा क्या है। कि एनसीटी दिल्ली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा कि सरकार के कार्यों की वैधता का परीक्षण न केवल संविधान के प्रावधानों को देखकर किया जा सकता है, बल्कि ये सुनिश्चित करके किया जा सकता है कि वे संविधान की आत्मा या विवेक के खिलाफ तो नहीं है। अब हम आम लोगों के लिए प्रेम्बल ही संविधान की आत्मा है, हम ये मान के चलते हैं कि जो प्रेम्बल है वही संविधान की आत्मा है। पर ये सब्जेक्टिव है बहुत तय करना कि क्या है आखिर संविधान की आत्मा क्या है। आप सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, इतने दिनों तक संविधान को देखा, समझा, परखा है, अभी भी संविधान आपके हाथों में है। संविधान की आत्मा क्या है? मेरे अपने ओपिनियन में संविधान की आत्मा शुरू होती है प्रियम्बल से। उसका दिल दिमाग जो भी है प्रियम्बल है, और उसके बाकी पार्ट्स अगर बॉडी कंप्लीट करना है तो आपको जाना पड़ेगा फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और जो एक नया एडिशन है बट इम्पॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। ये 3-4 चैप्टर जो हैं सो मिल करके पूरा बॉडी कंप्लीट हो जाता है आत्मा के लिए। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स ये वो जो है सो वो अलग अलग झंझटों को सुलझाने के लिए है। लेकिन अगर आत्मा को समझना है तो आप प्रियम्बल से शुरू कीजिए, फंडामेंटल राइट्स को समझ लीजिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को समझ लीजिए, वो भी उद्देश्य बताता है सॉरी, और उसके आगे ड्यूटीज पे चली जाइए।
इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको आत्मा समझ में आ जाएगी। जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने अभी हाल फिलहाल में कहा कि जज जो हैं वो पब्लिक मोरालिटी का हिस्सा नहीं होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे टिके रहते हैं। अब जो नेतागण हैं, हमारी सरकारें हैं, वो कहती हैं कि भाई पब्लिक मोरालिटी है और हम तो चुने हुए हैं, हम लोकप्रिय हैं। कौन ऊपर माना जाए ऐसे में, अगर जनता की आवाज ऊपर है या न्यायपालिका की आवाज? कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है जी। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्ड लग गया ना, इसीलिए कंफ्यूजन उठता है। जो हम ओथ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, हर बड़े इंस्टीट्यूशन होल्डर्स जितने भी हैं, पोस्ट होल्डर्स, पीएम से लेकर के राष्ट्रपति हो या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, इलेक्शन कमिश्नर हो, तो ये सब ओथ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। और उसमें से कोई उठ के बोले कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हैं तो कोई विश्वास नहीं करेगा। तुमने ओथ लिया है कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करने के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है तो लोग कहेंगे कि हम जानते हैं पब्लिक क्या मांग चाहती है, लेकिन अगर पब्लिक क्या चाहती है कह के आप कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करना चाह रहे हैं तो जुडिशरी नहीं अलाउ करेगी। आप पब्लिक क्या चाहती है समझ गए, उनको दीजिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा के भीतर। उसका उल्लंघन करके अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो वो आपको पावर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को डिसरिगार्ड करके, उसका ओथ लेकर के आप उसको वायलेट नहीं कीजिए। यही जुडिशियल वर्डिक्ट है। और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बोल दिया, पीपल्स मोरालिटी बोल दिए, या जो भी कहिए, ये सीधा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के से लड़ाई आप नहीं ले सकते कह के कि हम समझते हैं कि पब्लिक को चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ और हम देंगे। ये जो कहते हैं वो गलत करते हैं। बिल्कुल। लेकिन सर बहुत सारे सवाल फिर भी न्यायपालिका को लेकर उठते रहते हैं। संविधान की अगर हम बात करें तो एक तरह से बेल अधिकार है हमारा, लेकिन जिस तरह से जमानत पर कानूनी जंग चल रहा है, तमाम और उदाहरण भी हैं, उसको लेकर खूब सारी राजनीति भी हो रही है। और लेकिन फिर भी देखा जाए तो कुछ तो मामले ऐसे हैं जो उठाए जाते हैं, सोशल मीडिया पर खूब चलती हैं बातें। कुछ तो मामले ऐसे आते हैं जिसमें आधी रात को अदालत खोलकर बेल दी जाती है। कुछ मामले ऐसे आते हैं जिसमें कहीं कोई सुगबुगाहट ही नहीं होती है। कहाँ गई ऐसे में संवैधानिक नैतिकता? कहाँ गई ये बात कोर्ट की तरफ से जो कही जाती है कि नहीं, हर एक व्यक्ति को अधिकार है न्याय पाने का? बेल एक बहुत सेंसिटिव इशू है क्योंकि पर्सनल लिबर्टी उसमें इन्वॉल्व है। उसमें कानून जितने जजमेंट्स हैं वो बहुत क्लियर हैं कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। लेकिन इसको न कोर्ट मान रहा है, कई तबके के कोर्ट्स नहीं मान रहे हैं इसको, जो उनके जजमेंट से लगता है, दुख की बात है। और ना लेजिस्लेचर मानने के लिए तैयार है। लेजिस्लेचर ने जब इन जजमेंट्स को पढ़ा कि बिना ट्रायल के, बिना उसको गिल्टी होल्ड किए हुए जेल में मत रखो, जब तक जरूरी है जांच पड़ताल के लिए रखो, और जब जांच पड़ताल हो जाए तो अगर देश से वो भाग जाएगा तब तो तुम उस सबूत दे करके रख सकते हो, एक्सेप्शनल सिचुएशन। तो कई कानूनों में प्रावधान बना दिया गया कि इस कानून के तहत जो भी हिरासत में लिया जाएगा, बेल जेल में गया, उसको बेल नहीं मिलेगा जब तक कि वो अपने आप को इनोसेंट नहीं साबित कर दे, या कोर्ट नहीं मान ले कि तुम इनोसेंट हो। बिना ट्रायल के कौन इनोसेंट साबित कर सकता है? और किस कोर्ट में इतनी ताकत है कि सारे मटेरियल्स आए नहीं है, गवाही आई नहीं है, कह दे कि नहीं ये निर्दोष है? तो इसका मतलब है कि कानून ऐसा बना दिया गया कि जजमेंट के खिलाफ कि जब तक हम ट्रायल कंक्लूड नहीं करेंगे तुमको जेल में रखेंगे। तो ये जो लेजिस्लेचर है उसकी ज्यादती है, ऐसे कानून नहीं बनाने चाहिए। ये ह्यूमन राइट्स का, ह्यूमन लिबर्टी का वायलेशन है। अभी तक कोर्ट हमारे गई नहीं है उस दूर तक, और कोर्ट भी इस गलती में पड़ जाते हैं, खास करके लोअर कोर्ट्स जिनको हम नहीं डिफेंड करेंगे, लेकिन उनको डर लगा रहता है कि बेल नहीं दे देंगे हम किसी इंपॉर्टेंट केस में, सेंसिटिव मैटर में, तो लोग कहेंगे कि ये बेईमान है, और अपनी ईमानदारी प्रूफ करने में ज़्यादा रिजेक्ट करते हैं कि रिजेक्ट करने पर कोई एक्शन नहीं लेगा, अगर हम बेल दे देंगे तो कुछ कंट्रोवर्सी उठ सकती है। अच्छा। ये मानसिकता गलत है, ये खत्म होनी चाहिए। लेकिन ऐसे कानून तमाम बनते रहे सर, टाडा हुआ, मकोका हुआ, अब आप देख ले यूएपीए है, पीएमएलए है, एनएएस है, ऐसे सख्त कानूनों में गिरफ्तारियां होती हैं और ऐसा लगता है कि जमानत
कोई नियम ही नहीं है इसमें, बल्कि अपवाद हो जाती है। अब अगर हम संविधान की बात करें जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, तो ऐसे में न्यायपालिका और इन सब चीज़ों पे बहस होती रही है। टाडा आया गया, मकोका आजकल उस तरह से फ्रेम में नहीं है, लेकिन कोई और रूप धर के कोई ऐसा कानून हमारे सामने आ जाता है। क्यों नहीं हमारे जजेस, क्यों नहीं हमारे न्यायपालिका इस तरह के कानूनों पर इनकी वैधता जांच कर इन पर लगाम लगा पाती? इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसा प्रावधान है कि मुश्किल स्थिति पैदा हो जाती है। पर्सनल लिबर्टी की गारंटी आर्टिकल 21 में है, और आर्टिकल 21 ये बोलता है कि आप किसी की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी नहीं ले सकते हैं, डिप्राइव नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विथ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में लेजिस्लेचर कानून बना देती है और उसमें लिख देती है कि बेल नहीं मिलेगा जब तक कि ये निर्दोष नहीं साबित हो सकते। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अनुसार आप डिप्राइव कर सकते हो। तो यही हो रहा है, लेकिन यहां पर एक डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट इन्वॉल्व हो जाता है। क्या बात है कि सरकार जो है सो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के नाम पर लोगों को जेल में रखने के लिए कंपल्सन महसूस कर रही है, ऐसे कानून बना रही है। और जब वो हमारे हिसाब से अगर मेजॉरिटी ऑफ लोगों के पास जाइएगा तो उनके हिसाब से रेप, मर्डर, बहुत सारे हीनस क्राइम्स हैं जिसके अंदर इस तरह की कड़ी कार्रवाई हो तो समझ में आता है। इकोनॉमिक ऑफेंस में नहीं समझ में आता है, क्योंकि वो लिखा पढ़ी और अकाउंट्स की बात है, वो कहीं जा नहीं रहा, अल्टीमेटली गिल्टी होगा तो पनिश होगा, पनिशमेंट मिले, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, मैक्सिमम सजा मिले। लेकिन जब तक हम ट्रायल कर नहीं लेंगे, तुमको जेल में रखेंगे, तो ये तो पैसा उगाने का तरकीब बन सकता है। इतने कड़े कानून बनाए हैं कि तुम अगर मेरे तरफ नहीं आए, मेरे से हाथ नहीं मिलाए, तो तुम जिंदगी जेल में रहोगे। तो ये दो क्लासिफिकेशन क्राइम का करना कि दोज अफेक्टिंग द मोरल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी, ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट वायलेशन हो रहा है, वहां हम बेल देंगे, और जहां पर कि हमारे हिसाब से आपने गड़बड़ कर दिया है, अकाउंट्स में कुछ पैसे का हेर फेर किया है, वहां आपको बेल नहीं देंगे। तो ये दो तरह के क्लासिफिकेशन ऑफेंसेस का करना मेरे हिसाब से गलत है। सर, जब आप ये सब बातें बोल रहे थे, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था कि इतना लंबा अनुभव रहा है आपका जुडिशरी का, कौन सा ऐसा केस आया जो बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा आपके सामने? कुछ अगर यादें वो हैं तो वो जरूर शेयर कीजिए, फिर मैं बच्चों के पास भी जाऊंगी, सबके पास जी, क्योंकि इस तरह की चुनौतियां आपके सामने भी आई, नई बात तो नहीं है जी। नई बात नहीं है। केस का नाम कभी कभी याद नहीं पड़ता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक कामाख्या टेम्पल से रिलेटेड मैटर आया था हमारे पास, जिसमें कि दो पुजारियों का दल जो है सो आपस में लड़ाई में लगे हुए थे। जो दल पहले से चला रहा था, मंदिर को चला रहा है, वो कुछ लोगों को ही मैनेजिंग कमेटी को सिलेक्ट करने का, इलेक्ट करने का पावर चला आ रहा था। ट्रेडिशनली मेल्स को चला आ रहा था, हर पुजारी फैमिली से एक एक आदमी। इसको चैलेंज किया जो पावर में नहीं थे कि सिर्फ मेल रिप्रेजेंटेटिव को क्यों लेते, फीमेल को भी लीजिए, और जहां मेल नहीं है वहां सिर्फ फीमेल को ले लीजिए। तो ये ट्रेडिशनल वाले कहे कि नहीं, इतना तो हमारा पुराना चला आ रहा है, हमारे गर्भगृह में वही पूजा करते हैं, तो हम इसको बदलना नहीं चाहते, हम नहीं मान सकते, हम नहीं देंगे महिलाओं को, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, वो हमारे यहाँ पूजा नहीं करती हैं। तो फिर सवाल उठाया, तब उनको पूजा करने दीजिए। तो बहुत मुश्किल सवाल था, और इसमें जो तथ्य आए थे जो ऑन रिकॉर्ड, उसमें कहना मुश्किल था कि ये इस मंदिर जिस तरह का चला आ रहा था पीढ़ियों से, ये पूजा की पाठ की आंतरिक जरूरत थी कि सिर्फ मेल करेंगे, या ऐसा विश्वास था, या ये सिर्फ जबरदस्ती किया हुआ था। तो इसमें इनफ मटेरियल्स नहीं आ रहा था कि उसको रिवर्स कर दिया जाए। तो हम लोगों ने जजमेंट दिया, हम ही ने लिखा था उसमें, और भी जज थे उसमें। तो हमने लिखा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें और स्टडी की ज़रूरत है, और सरकार इसके लिए सक्षम है, इसको पढ़े समझे, और इस तरह का अगर चेंजेस चाहिए इसके मैनेजमेंट में तो एक कानून सरकार बना सकती है। कोर्ट को इस तरह का कानून नहीं बनाना चाहिए कि उनका सिस्टम गलत है या सही है, ये स्टडी करके पता किया जाए, और अगर
सही में पाया जाता है कि ये धर्म के जड़ से रिलेटेड कोई चीज नहीं है, आडंबर है, तो इसको बदला जा सकता है। तो उस मंदिर के अंदर दर्शन में जाइए, उसके तथ्य में जाइए, पुराने उनके कस्टम्स में जाइए, किताबों में जाइए और स्टडी करके कानून बनाइए। तो हमने कोर्ट से भार उतार करके लेजिस्लेचर को दे दिया था। ये बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि मैं देना चाहता था महिलाओं को, लेकिन लग रहा था कि कहीं धर्म के बहुत सूक्ष्म बातों का उल्लंघन न हो रहा हो, और मेरी जानकारी नहीं थी, न मटेरियल आ रहा था, न स्टडी थी। लेकिन ये जो फैसला था सर, वही एक तरह से प्रकाश स्तंभना सबरीमला को लेकर, जल्लीकट्टू जैसे तमाम इसमें साइट किया गया। मैं सवाल लेती हूँ आप जी सर, संवैधानिक नैतिकता की जब हम बात करते हैं तो कई बार ऐसा देखते हैं, जैसे एक मामला आया किरण रावत बनाम उत्तर प्रदेश का, उसमें एक महिला थी, अपने पुरुष मित्र के साथ रहती थी, निजी सुरक्षा मांगती। हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है कि नहीं, आपको निजी सुरक्षा नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये आप इलिसिट रिलेशन में हैं, और इस तरह की बातें की गई, और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला उलट दिया। अगर संवैधानिक नैतिकता की बात की जाए तो दोनों पक्ष, हाई कोर्ट भी एक समय पे सही दिखता है कि आप अवैध संबंधों, कितने अवैध संबंध को ढो सकेंगे और कितनी दिन तक सरकार आपको सुरक्षा मुहैया करवाएगी। जो हमारे नॉर्म्स हैं, जिस चीज़ को हम ग्लोरीफाई करते हैं संविधान के जरिए, विवाह एक संस्था है उसको भी ग्लोरीफाई करते हैं, ऐसे नैतिक संबंधों पे संवैधानिक नैतिकता का महत्व और बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि सर, जैसे बेल है, बेल पे भी एक आपने बोला कि सबका राइट होना चाहिए, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है, लगातार देखा जा रहा है कि जो क्रिमिनल माइंडेड है, खासकर क्रिमिनल केसेज में, रेप केस में छूट के आता है, दूसरे को रेप कर देता है, उसके बाद पब्लिक अपने आप को ठगा महसूस करती है। पुलिस कहती है हम तो गिरफ्तार करके लाए थे, जज साहब ने बेल दे दिया, बताइए हम क्या करें। ऐसे मामलों पे आपका क्या व्यू है सर? देखिए, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मामला था प्रोटेक्शन देने का, उसमें प्रोटेक्शन का विवाह से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी जाएगा अगर कोर्ट में उस पर खतरा है तो उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। इसीलिए वो एक एक्सट्रोनियस मटेरियल था कि दे आर मैरिड और नॉट। अगर डेंजर है, उनको अगर लिबर्टी है कि वो साथ रहें कंसेंट से, एडल्ट्स हैं, तो फिर उनको अगर खतरा है तो प्रोटेक्शन देना है। तो इसीलिए उसमें मैरिज रेलिवेंट नहीं था। अगर किसी जायदाद किसी बच्चे को दिया जाए कि नहीं दिया जाए तो वहाँ मैरिज हम देखेंगे जरूर, दोनों के लिए अलग कानून है अभी तक, तो वह प्रासंगिक नहीं था, इसीलिए हाई कोर्ट गलती में थे। सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया। जहाँ बेल की बात है, मैंने कहा कि ये तो लेजिस्लेचर कानून बनाता है, अभी तक बेल से रिलेटेड जो प्रावधान है उसको पढ़ करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। तो ये हर क्राइम पे लागू करता है, लेकिन उसमें जुडिशियल वर्डिक्ट्स ने उसको बहुत फेयर बना दिया। अगर रिपीट ऑफेंस होता है तो उसको बेल डिनाई हो जाता है, इसलिए वो छूट के आता है और फिर वही क्राइम करता है तो सेकंड टाइम कोर्ट बेल देना नहीं चाहती और नहीं देती है। तो इसमें कानून की कोई जरूरत नहीं है, कोर्ट देखता है, वो हर केस टू केस फैक्ट्स डिफर करते हैं और बेल रिफ्यूज होता है। लेकिन जो क्लासिफिकेशन कर दिया कि रेप मर्डर में बेल हम सिद्धांतः नहीं रोकेंगे, ऐसा कानून में प्रावधान नहीं है कि मत दीजिए, और इकोनॉमिक ऑफेंस में हमने कानून बना के कहा कि मत दीजिए, ये थोड़ा समझने में मुश्किल है। मैं रुपये पैसे को उतनी अहमियत नहीं देता, शायद कोई भी गरीब आदमी नहीं देता है कि उसको रुपया देखा ही नहीं है, लेकिन सरकार इतनी अहमियत देती है कि उसको बेल भी नहीं देंगे, और जो क्राइम कर रहा है सोसाइटी में बहुत दहशत फैला रहा है उसको बेल देने में कोई लॉ में मना ही नहीं है, कोर्ट्स रोकते हैं कि रिपीट कर रहा है। तो इस तरह के कानून जो हैं सो थोड़ी मुश्किल पैदा करते हैं, और आज कई लोग जेल में लगातार रह रहे हैं जिनकी छवि भी अच्छी है। अब तथ्य क्या है, सही में वो गलत थे या नहीं थे, वो तो ट्रायल के बाद पता चलेगा, लेकिन तब तक वो जेल में रहेंगे। ये तकलीफ दे लगती है मुझे, कम से कम सिद्धांत। उस मामले में भी जेल शुड बी एक्सेप्शन, बेल शुड बी द रूल, क्योंकि जल्दी करा लीजिए, ट्रायल जल्दी करा लीजिए, मटेरियल्स काफी हैं, कन्विक्शन हो जाएगा, फिर परमानेंटली वो वहाँ गेस्ट रहेंगे जेल में। सर, इसको लेके एक और सवाल उठता रहता है कि बहुसंख्यकवाद जो हमारे देश में इस वक्त है,
वो भी एक बहुत बड़ा दबाव बनाता है न्यायपालिका पे, और शायद इसीलिए इस तरह की बातें भी उठने लगी हैं कि अब तो संविधान ही नया लिखा जाएगा। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, जब कांग्रेस की भी सरकार थी तब भी ये कहा गया था कि संविधान नए तरीके से लिखा जाएगा, संविधान बदल जाएगा, बहुत कुछ बदला भी गया। क्या आप, और एक बार फिर से ये बात उठ रही है, क्या आप इन कोशिशों को देखते हैं कि संविधान को एक खतरा है? मेरे समझ में संविधान को खतरा नहीं है, और मेरे समझ से समय भी नहीं है, ना हमारी सोसाइटी डिमांड करेगी कि संविधान बदल दिया जाए। जो संविधान को बदलना चाहेगा उसको मुश्किल उठेगी, उसके लिए उसको बहुत कठिनाई उठेगी। संविधान के अंदर सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। जब सुधार, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हो तो कानून से आते हैं, धीरे धीरे एक नया रास्ता चुनता है। कोर्ट्स भी मदद करते हैं कि जब समाज की ज़रूरत है तो कॉन्स्टिट्यूशन ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है। इट शुड नॉट बी डेड लेटर की कोई बदल नहीं सकता है। तो इंटरप्रिटेशन होते हैं, कानून नया बनता है, उसके लाइट में इंटरप्रेट करते हैं। तो ये ग्रो कर रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत हेल्दी ग्रोथ है। इसको बदलने की अभी ज़रूरत पड़ेगी ऐसा हम नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, और ना हमको लगता है कि अभी हमारी विचारधारा इतनी परिपक्व है कि हम उससे बेहतर डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। लेकिन सर फिर भी जो रास्ते ढूंढ लिए जाते हैं संविधान में, ट्विकिंग की जो बात कर लेते हैं लोग, जैसे अब आरक्षण का मसला आप देखिए, रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। जैसे जैसे चुनाव का माहौल बढ़ता जाएगा ये रिजर्वेशन का इशू और बढ़ता जाएगा। बहुत सारी हमारी हालांकि 50% तक जो आरक्षण देने की कानूनी बंदिश है, लेकिन हर एक दल अपनी बात अलग तरीके से रख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि नहीं, इन कानूनी बंदिशों को भी हम नहीं मानेंगे। अलग अलग राज्य सरकारें संशोधन को 9th शेड्यूल में डाल रही हैं, और उसका बार बार कहा जा रहा है कि इसका जुडिशियल रिव्यू क्यों नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये जो एक पिछले दरवाजे से संविधान के साथ खेलने की आदत पार्टियों को या दलों को या सरकारों को पड़ी है, वो संविधान के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकती है? बहुत संवेदनशील या सेंसिटिव इशू है रिजर्वेशन, हम बहुत इस पर नहीं बोल सकते हैं। और इतना हम बोलेंगे कि हिस्टोरिकली हम लोगों ने इसको महसूस किया जब ब्रिटिशर्स आए कि डिवाइड एंड रूल से कभी कभी सरकार अपने पैर मजबूत करके रखती है। डिवाइड कर दिया तो सब उसके खिलाफ नहीं जाएंगे, कुछ उसके पक्ष में रहेंगे, कुछ खिलाफ जाएंगे। तो हमारी सोसाइटी डिवाइडेड हो गई है रिजर्वेशन की वजह से नहीं। रिजर्वेशन को बढ़ाने की मांग जो है सो मुझे लगता है जायज़ नहीं है। ये ऐसा है कि 100% रिजर्वेशन की भी स्थिति आ सकती है शायद, तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? तो इसीलिए उसका अंतहीन वो समस्या है, और वो रास्ता नहीं है। रास्ता जिस पर चल रहे हैं वो गलत रास्ता है। डिवीज़न जितना सोसाइटी का कम हो उतना अच्छा है। ना तो धर्म के नाम पे डिवीज़न होना चाहिए, ना जात के नाम पे डिवीज़न होना चाहिए, ना ट्राइब के नाम पे। ये सारे डिवीज़न जो हैं सो राष्ट्र को कमज़ोर करते हैं। तो 10 साल के लिए रिजर्वेशन शायद मिला था ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हम लोग रूटीन ढंग से एक्सटेंड करते जा रहे हैं। तो ये तो सरकार की कमजोरी दिखाती है कि उन्होंने जो पिछड़े वर्ग हैं या शेड्यूल कास्ट हैं उनके लिए एक सफिशिएंट काम नहीं किया। नहीं तो 10 वर्षों में या 20 वर्षों में या पिछले 50 वर्षों में तो वो आ जाते ऊपर। तो ना उनकी पढ़ाई पे ध्यान दिया, ना उनके हेल्थ पे ध्यान दिया, ना उनके इनकम पे ध्यान दिया, तो वो आज भी पिछड़े नजर आ रहे हैं। अब उसमें पिछड़ों की लिस्ट में और आप जोड़ना चाहते हैं तो आप तो निगेटिव काम किए हैं। इसका मतलब कुछ और लोगों को आपने पिछड़ा बना दिया। तो ये सरकार की अकर्मण्यता है और फेलियर है कि ये डिमांड उठ रहे हैं और सरकार एक्सेप्ट कर रही है। ये नहीं होना चाहिए। ये डिवीजन हमारे देश के लिए बहुत घातक है। जितना जल्दी लोगों को ऊपर लाइए ताकि ये मांग ही खत्म हो जाए। जी बिल्कुल। और लेकिन सर जैसे चुनाव को लेकर खासकर ये बातें तब उठती हैं जब चुनावी मौसम रहता है। अब ये कहा जा रहा है कि एक 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात अब सामने आ रही है, और मैंने ये देखा है एक पत्रकार होने के नाते कि अक्सर जब भी इस तरह की बातें आती हैं उसके पीछे इमोशनल एक बिल्कुल बलून तैयार किया जाता है और एक माहौल बनाया जाता है, और बार बार कहा जा रहा है कि इतना खर्च होता है, गरीबों के पास पैसा नहीं है, इसलिए एक ही बार में सारे चुनाव हो जाने चाहिए, मिशनरी का दुरुपयोग नहीं होगा।
कि अगर हम चुनाव की बात करें तो ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के तहत आता है। चुनाव ये पूरा संघीय ढांचा के बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या सरकार इस तरह का परिवर्तन कर सकती है, या ये भी इसको हम एक चुनावी माहौल में एक नया शगुफा माने? मेरे ओपिनियन में ये एक वन नेशन वन इलेक्शन की सोच जो है वो कानूनन गलत नहीं होगा। कानून में इसको बनाने का प्रावधान बन जाएगा। अगर बन गया तो चैलेंज होने पे सिर्फ एक इशू पे चैलेंज हो सकता है कि ये फेडरलिज्म के खिलाफ है, और मेरा ओपिनियन है कि शायद वो चैलेंज भी फेल कर जाए। तो क्योंकि ऐसे किसी प्रोविजन का वायलेशन नहीं होगा जिसके आधार पे इस तरह के कानूनों को गैर कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए। तो ये एक एक्सपेरिमेंट होगा, लेकिन इसका गुड इफेक्ट भी हो सकता है, बैड इफेक्ट भी हो सकता है। एक ही बैड इफेक्ट मेरे ख्याल से है जिसको लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा देश जो है एक संघीय ढांचा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरलिज्म बनाया है, और कई राज्य हैं जिनकी अलग अलग ज़रूरत है, अलग भाषा है और अलग समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए वहाँ के रीजनल पार्टीज काफ़ी आजकल स्ट्रांग हो गए हैं। नेशनल पार्टीज हर स्टेट में नहीं है, रीजनल पार्टीज की पकड़ बहुत है और लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए कि वो उस रीजन के डेवलपमेंट के इश्यूज को जानते हैं और समस्या का समाधान भी जानते हैं। ये विश्वास है लोगों को, तो देते हैं वोट। जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो रीजनल एस्पिरेशंस को, रीजनल इश्यूज को, उसके सॉल्यूशंस को उठाने का टाइम नहीं मिलेगा। नेशनल इशू हावी रहेगा, उस कैकोफोनी में, चहल पहल में, स्टेट में जो लोकल इश्यूज हैं वो दब जाएंगे और एक तरह का, एक रंग का रिजल्ट आएगा। तो ये जो है सो राज्यों के हित को अफेक्ट कर सकता है। लोगों के वहाँ जो समस्या है वो शायद उजागर ना हो पाए। जी। और सर जी। Good afternoon, sir. Sir, the Constitution guarantees freedom to assemble without arms, and yet B.R. Ambedkar, in his famous Constitutional Assembly speech, he remarked that he basically asked for people to not participate in satyagrahas and civil disobedience in the independent India. Sir, what do you think is the constitutional morality of protests and satyagrahas in a democratic country like India? Right to assemble peacefully and propagate your thoughts and ideas, right of speech, free speech, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड राइट्स हैं, लेकिन उन पर पब्लिक हित में कंट्रोल किया जा सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। किस परिस्थिति में रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल हैं या नहीं हैं, ये हर सिचुएशन में एक अलग सवाल उठाता है। लेकिन जहां वो गारंटी दिए गए हैं आर्टिकल 19 में, उसी में उस पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था भी है। तो प्रतिबंध जब लगते हैं तो कई बार लगता है कि ये प्रतिबंध गलत लगे। पीसफुल थे, विद्यार्थी जल्दी आक्रामक नहीं होते हैं जब तक कि आप उन पर लाठीचार्ज नहीं कीजिए, क्योंकि वो क्रिमिनल नहीं है। तो या तो कोई प्रवोक करके उनको आक्रामक बना दे और फिर उस एक्शन से जस्टिफाई करे कि हमने रोक लगाया था, ये तब भी आ गए थे। तो रोक लगाना एक आम बात हो गई है, रूटीन हो गई है, डिस्ट्रस्ट हो गया है। तो जब कोर्ट में मामला पहुंचता है तो वहां भी बहुत लोग फूंक फूंक के कदम रखते हैं। कहीं कोई अराजकता फैलाने वाला ग्रुप तो नहीं था, कहीं कोई देशद्रोही ग्रुप तो नहीं था, कहीं कोई टेररिस्ट ग्रुप तो नहीं था। तो ये समस्याएं कुछ कुछ जगह से इंपोर्ट होके आ जाती हैं, जो ऑर्डिनरी लोगों के प्रोटेस्ट को भी दिक्कत में डाल रही हैं। सो इसमें थोड़ा रिजेक्ट करता है जब परमिशन लेने की व्यवस्था कर दी गई कि हम परमिशन देंगे, रूट तय करेंगे। कि जैसे रिलीजियस नेचर है तो पर्टिकुलर रूट जहाँ पर कि दंगा फसाद हो सकता है उसको छोड़ करके आप जाइए। तो ये रेगुलेटरी फंक्शन से स्टेट का रहना चाहिए, लेकिन ये बहुत रीजनेबल होना चाहिए। और जब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस सिर्फ 1923 में, लेकिन वो रीजनेबल है या नहीं है, ये समस्या बराबर रहेगी। गवर्नमेंट ऑफ द डे
का कलर उस पर रहता है कि किस चीज़ को वो रीजनेबल समझती है, नहीं समझती है। नेक्स्ट, Good afternoon, sir. So my question is, do you think sedition is constitutionally moral as it infringes the fundamental rights of expression guaranteed in under Section 19, Clause 1, Subclause A? Or do you think it is a reasonable restriction as per Article 19, Clause 2? Sedition. Yes, sir. There is a whole world of controversy as to the meaning of sedition. अगर आप मान के चल रहे हो कि कोई सिडिशन के रास्ते पे चल रहा है तो उसको तो ये फ्रीडम्स नहीं मिलेंगे। सिडिशन मीन्स वन हु वांट्स टू डिस्ट्रॉय द नेशन कंट्री, वन हु वांट्स टू divide it, dismember it, or finish it. No civil society allows that kind of thinking and action. So sedition, but what constitutes sedition is a very, very डिफिकल्ट एंड डिबेटेबल इशू, और इस पे बार बार ब्रिटिश कॉन्सेप्ट को चैलेंज हुआ है, इंडियन कॉन्सेप्ट आया है, उससे स्थिति इंप्रूव की है या नहीं की है ये 2-4 साल में पता चलेगा। Thank you, sir. Yeah. Good afternoon, sir. My name is Srijit Mitra, and I want to ask you, sir, can the implementation of reservation policies sometime undermine the broader principles of equality enshrined in the Constitution? Definitely. Your question is very clear and the answer is clear. Otherwise, generally it should not be above 50%, is based on that principle that it violates the right of equality. Therefore, only it should be to a reasonable extent it is permissible. You cannot say that I'll deny public education or education at public cost to everybody. Only to select few I'll give education. Only to select few I'll give medical facilities. Only to select few I'll give all governmental jobs. Then 100% is you deny a large chunk. That is absolute violation of equality. And that will lead to great adverse effects in the country. So it has to be balanced. Therefore, the judgment said, let's draw a common sense line of 50%. But the compulsion of dividing more and more and earning more votes is so hard that this limit is being, increased in so many states. That's surely a violation of equality. सर, इसके पहले कि दूसरा सवाल लूँ मैं, एक मेरे दिमाग में सवाल आ रहा था कि एक केस इनफैक्ट याद आ रहा था कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि न्यायालय को राज्य कार्रवाई और मानवाधिकार के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखना चाहिए, लेकिन शायद उतना दिखता नहीं है। ये कहा तो गया, लेकिन यूएपीए जैसे सख्त कानून आए, जन आंदोलन को रोकने के लिए पुलिसिया कार्रवाई चलती रही है, चुनावी बॉन्ड में जो गोपनीयता बरकरार रखने में भी राज्य के हितों की तुलना जनता के हितों से कर दी गई। अब इस नाजुक रिश्ते पर संवैधानिक नज़रिया क्या है, और साथ में क्या सरकार राज्य हित की बात करके जनता के हकों को दबा सकती है? कोई भी सरकार नहीं मानेगी कि उसके राज्य के हित जो हैं सो जनता के हित से अलग हैं। तो राज्य सरकार तो अपनी बात हमेशा रखती है कि ये जनता के हित में है और यही मेरे भी हित में है, लेकिन कभी कभी मानवाधिकार का हनन होता है। इसीलिए कोर्ट ने कॉशन किया है कि आप अपने हितों को पूरा कीजिए, लेकिन मानवाधिकार पर बेसिक ह्यूमन राइट्स पे रखिए। ऐसे ही किसी पर लाठी मत बरसवाइए, ऐसे ही किसी का घर मत तोड़ दीजिए। उसके लिए एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। मानव के कुछ बेसिक अधिकार हैं, भोजन के, आवास के और पर्सनल सिक्योरिटी के, तो उनका हनन जब होता है तो उसको एक कानून के प्रोसीजर के अनुसार होना चाहिए, तब तो किसी को उतना दुख नहीं होगा। लेकिन कभी कभी अपने हितों के लिए वो ज्यादती जब हो जाती है, मानवाधिकार का हनन होता है, तब कोर्ट को याद कराना पड़ता है कि आपके पावर्स तो हैं, लेकिन उसका एक्सरसाइज जो आपने किया वो थोड़ा हेस्टी था या एक्सेसिव था। तो यहीं पर जब बोलता है कोर्ट की प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए,
तो एक्टिविज्म का एलिगेशन लग जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि सरकार समझती है कि वही समझती है कि वो क्या रीजनेबल है, कितना प्रोपोर्शनेट चाहिए जी। और कोर्ट कहता है कि नहीं, जो आप मैं देख रहा हूं, मैं सुना हूं, उससे लगता है कि आप प्रोपोर्शनेट नहीं है, बी मोर कॉशियस, पे मोर अटेंशन टू प्रोपोर्शनैलिटी एंड जी। लेकिन सर, जिस तरह से संघीय ढांचा तनाव में है और ख़ासकर अगर हम तमाम राज्यों की देखें तो ऐसे तमाम केसेस चल रहे हैं जिसमें आर्थिक न्याय की मांग राज्यों की तरफ से भी की गई है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक अलग तरीके का तनाव भी चलता है। यहाँ तक कि राज्यों के हक और स्वतंत्रता का जो इंतज़ाम किया गया था, ये संतुलन भी ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। क्या इसको संविधान में कमी मानी जाए या सरकारों की अपने चाल चलन में कमी है? संविधान में कमी नहीं है, क्योंकि ये कभी कभी ये मुद्दे उठते हैं और इसके समाधान के लिए फिर जुडिशरी पर एक्टिविज्म का दावा लगेगा। एक ही रिक्वायरमेंट है, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी रखिए फाइनेंशियल ग्रांट्स में। आप किस स्टेट को कितना ग्रांट दिए हैं, क्यों रीजन से दिए हैं, कीप इट इन पब्लिक डोमेन। पता चल जाएगा कि आपने एक को फेवर किया है, पार्टीजन लाइंस पे फेवर किया है, एक को डिस्क्रिमिनेट किया है, तो किस लाइन पे किया है। तो ट्रांसपेरेंसी इज द सॉल्यूशन, क्योंकि पब्लिक के सामने जब सारे फिगर्स आ जाएंगे एक जगह आसानी से, तो उसको जज करने में बहुत, जब समय आएगा तो समझ लेगी कि किसको क्या कैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो हमारे बहुत सारे इल्स के जवाब हैं ट्रांसपेरेंसी। और ट्रांसपेरेंसी की जब आप बात कर रहे हैं तो इसी ट्रांसपेरेंसी को ये ट्रांसपेरेंसी न्यायपालिका में नहीं है, इसका आरोप लगता है न्यायपालिका के ऊपर और कहा जाता है कि कॉलेजियम सिस्टम बेकार है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने में सरकार कामयाब हो पाएगी एनजेएसी लेकर? इस पर तो एनजेएसी के खिलाफ फैसला सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है। सही है या गलत है समय बताएगा, लेकिन ये लंबी लड़ाई चल रही है और इसमें कोर इशू बहुत सिंपल है। कोर इशू ये है कि कोई भी सरकार अपने आप को सर्वोच्च मानती है। अगर वो कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन, हम उसको कहा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन आपसे ऊपर है, तो वो भी नागवार गुजरता है। लेकिन उस मुद्दे को हटा भी दें तब भी अब जुडिशियरी का बार बार इंटरफेरेंस कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे या किसी के ग्रीवांस को लेकर के, जो सर्वशक्तिमान अपने आप को सॉवरेन पावर समझ रहा है, कुछ कारणों से सही है, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एक साथ रहते हैं आजकल हमारे सिस्टम में। कैबिनेट सिस्टम भी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो चुका है, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स जानते हैं। इट इज़ प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सारे देशों में इस कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो गया। तो इस कंसंट्रेशन ऑफ पावर में तो ये बार बार खुशफहमी या गलतफहमी हो जाती है कि हम सर्वशक्तिमान हैं। तो ये दूसरा शक्ति का स्रोत जो है, सो ये न्यायपालिका कहाँ से आ रही है? इसको तो ना वोट मिलते हैं, ना कोई राजनीति है, ना कुछ है। तो इसके पावर को थोड़ा कर्टेल कर दिया जाए। तो ये प्रयास हर सरकार करती है और इसी को कंट्रोल करने का एक स्टेप रहता है कि इनकी जजेस की बहाली जो होती है मेरे मर्जी से हो। उदाहरण देते हैं, अमेरिका में इलेक्शन से भी होते हैं, स्टेट में, फेडरल में नहीं। तो अब हमारे राज के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए आज के दिन जो स्थिति है, जो लिटरेसी है, हमारे पीपल का अवेयरनेस है, किस रीजन से वो वोट देते हैं, उनको न्यायपालिका की ज़रूरत मालूम है कि नहीं है। तो आज की स्थिति में तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं मान रहा है कि आप इस इंडिपेंडेंस को बरकरार रखेंगे। अगर हम जजेस के सिलेक्शन का पावर छोड़ देते हैं आपके हैंड में, आपकी सुप्रीमेसी रहने देते हैं, तो जो कुछ अनुभव होने लगा था, सुपरसेशन के केसेस आए होने लगे थे, तो लोगों को लगा कि नहीं, ये समय ठीक नहीं है। तो इंडिपेंडेंस आज के दिन ये सब्जेक्टिव है, समय के अनुसार बदलेगा। हो सकता है कुछ समय हमारी सरकार और हमारी सोसाइटी ऐसी हो कि जजेस खुद कहें कि नहीं, हमारी सिस्टम में बढ़िया लोग नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं, फेलियर हो रहा है, आप ही सेलेक्ट कीजिए, ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहेगा। लेकिन आज की जो वस्तु स्थिति है, ये लड़ाई बहुत सिंपल है कि कंट्रोल किसके पास रहे।
सुप्रीम कोर्ट आज कंट्रोल देने के लिए नहीं तैयार है, कहता है उसकी थिंकिंग ये है कि ये इंडिपेंडेंस चला जाएगा तो दुरुपयोग हो जाएगा। जी सर, आप तो कॉलेजियम का हिस्सा भी रहे हैं, बहुत सारे हमारे पास लॉ जी हाई कोर्ट में मैं चीफ जस्टिस भी था, सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम में जी, लेकिन बहुत सारे लॉ के स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, उसमें से कई लोग हो सकता है कि जज भी बनेंगे। आखिर क्या होता है पर्दे के पीछे, कॉलेजियम में होता क्या है? कॉलेजियम में कई सोर्सेस से नाम आते हैं। हमारे पास जजेस से नाम आते हैं, कई दूसरे सोर्सेस से नाम आते हैं, वकीलों की तरफ से भी नाम भेजे जाते हैं, और शायद सरकार की तरफ से भी नाम का सुझाव आता है। तो वो सारे नाम जब आ जाते हैं तो उनके बारे में जानकारी हासिल की जाती है, रिपोर्ट्स मंगाए जाते हैं, और उनसे जानकारी में मांगा जाता है कि उनका इनकम टैक्स रिटर्न क्या था, उन्होंने कितने केसेस बहस किए, उनके बहस किए हुए कितने केसेस जर्नल्स में रिपोर्ट हुए हैं। तो कई क्राइटेरिया पर लेकर के एक लिस्ट बनता है, और लिस्ट बनाने के बाद जो सबसे ज़्यादा सबसे रिपोर्टेड केसेस जिनका इनकम टैक्स भी बढ़िया है, उनके बारे में एडवर्स रिपोर्ट तो कोई नहीं है। तो फिर एडवर्स अगर कहीं कुछ है, गलत मामले से उन्होंने पैसा कमाया है, उनका नाम बार बार आ रहा है किसी स्कैम में, तो उस नाम को ड्रॉप करना पड़ता है। इस तरह की प्रक्रिया से छंटनी होती है, और लास्ट में ये भी उठता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समुदाय और सब तरह के वर्गों का रिप्रेजेंटेशन हो, ये भी रिमाइंडर्स आते हैं, वो भी रखा जाता है। तो अंदर तो ट्रांसपेरेंट है, बाहर नहीं खोला जाता, कि कई नाम रिजेक्ट होते हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा और पब्लिक में उनका इमेज खराब हो जाएगा। Very warm and good afternoon to respected sir and ma'am. Sir, my question is, nowadays with the advancement of technology and globalization, to what extent does it pose difficulties to the traditional concept of constitutional morality? If I have understood your question rightly, you believe that this technological advancement like artificial intelligence and other similar things may have some relation to constitutional morality. I don't agree. The technological advancement, the means, they are only tools, procedures. Constitutional morality is a substantive thing. And therefore these procedural aspects which help us in reading fast, understanding fast, doing some homework, they will not affect the concept, very, very refined and difficult concept of constitutional morality. For that only the constitutional provisions have to be read thoroughly. Next. गुड आफ्टरनून सर एंड मैम। सर मेरा सवाल है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, लेकिन उसमें आज भी वक्फ एक्ट जैसा एक सेक्युलर एक रिलीजियस लॉ है, लेकिन ऐसा कोई लॉ हिंदूज, क्रिश्चियंस या बुद्धिस्ट लोगों के लिए नहीं है। सर इसका सेक्शन 3 कहता है, What's your name? सर दिव्यांश सिंह। सर इसका सेक्शन 3 कहता है कि अगर किसी भी मुस्लिम को ये लगता है कि ये लैंड उसकी है तो वो उसको क्लेम कर सकता है, और सेम जैसे सेक्शन 40 ऑफ वक्फ एक्ट कहता है कि अगर किसी स्टेट वक्फ बोर्ड को ये पावर है स्टेट वक्फ बोर्ड के पास कि वो किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को डिसाइड कर सकता है कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं। सर तो क्या यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का क्वेश्चन नहीं उठता? जैसे अभी प्राइवेट मेंबर बिल आया था राज्यसभा में, हरपाल सिंह यादव जी लाए थे, उस पे 52 वोट्स येस के थे और 36 शायद नो के लिए थे, लेकिन वो न्यूज़ दबा दी जाती है, इस पे कोई गौर नहीं करना चाहता। आज मैं वक्फ एक्ट पे तैयार होकर नहीं आया हूँ। नेक्स्ट। गुड आफ्टरनून सर, मैम। सर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन जानना चाहती हूँ जो मेरे मन में बीइंग ए लॉ स्टूडेंट भी और एक नवयुवा होने के नाते भी जहन में ज़रूर आ रहा था। वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बैकबोन है पूरे इस चलाने के लिए। क्या जो ये संवैधानिक नैतिकता पे इतनी चुनौतियाँ आ रही है, क्या कहीं ना कहीं ये अमेंड किया जा सकता है या फिर रीड्राफ्ट किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो किस तरीके से?
रीड्राफ्ट या अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट तो होता है, उसको पार्शियल रीड्राफ्टिंग कह सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फ्रेमवर्क या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये कॉन्सेप्ट है और वो जिसको लोग कभी कभी कॉन्सेंस कॉन्स्टिट्यूशनल का कॉन्सेंस उसका सोल बोलते हैं, उसको अमेंड कैसे करोगे? उसका तो कोई आर्टिकल है नहीं ना, और बेसिक फ्रेमवर्क कांट बी अमेंडेड, सो फार द लॉ स्टैंड्स टू दैट। सो बेसिक फ्रेमवर्क नहीं अमेंड हो सकता है, तो आत्मा तो वहीं पर बसती है बेसिक फीचर्स में। सर अब एक आखिरी सवाल, कि अभी जो चल रहा है न्यायपालिका की जो स्थिति है और जिस तरह से हमारे तीनों ही अंग काम कर रहे हैं लोकतंत्र के, आपका क्या संदेश होगा कि इसका संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी बात क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर जिस भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, वहाँ उस ढांचे को सही स्थिति में रखने के लिए तीनों ऑर्गन को अपने अपने लिमिट्स को याद रखना ज़रूरी है। और मुझे खुशी है कि अगर रिसर्च किया जाए तो देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स जिसमें उन्होंने अपने लिमिट्स को हाईलाइट किया है कि हमारी लिमिट्स यही है, आई कैनॉट इंट्रूड इनटू द फील्ड ऑफ लेजिस्लेशन और या एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन, वो मेरा काम नहीं है। तो ये कॉन्सेप्चुअली कि हम अपने अपने लिमिट्स में रहें, दायरे में रहें और तीनों ऑर्गन अवेयर रहें, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट पूरा हो जाएगा और फ्रिक्शन भी नहीं उठते हैं, और जनरली होता भी यही है। यू हैव टू रिस्पेक्ट द अदर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस। आप जुडिशरी में हैं तो आप दोनों को रिस्पेक्ट कीजिएगा और उनको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, इसीलिए लाइटली कभी किसी को नहीं लेना चाहिए। उन्होंने जो किया है वो सोच समझ के किया है, अनलेस की कंपल्सन हो तभी इंटरफियर कीजिए या कंडेम कीजिए। और जुडिशरी तो जजमेंट के अलावा कुछ बोल नहीं सकती, इसीलिए उसको तो डिस्कस भी नहीं करते हैं पार्लियामेंट में। तो इन पर तो सेल्फ इम्पोज्ड अपना ये ऑब्लिगेशन है कि अपने लिमिट्स को याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और एक पंक्ति याद आ रही है मुझे, कोहरा घना है। सरकार के जो आलोचक हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि कोहरा घना है। सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिस तरह से हमारी न्यायपालिका काम कर रही है और जिस तरह से हमारा संविधान हमारी राह दिखाने के लिए हमारे सामने है, हम ये मान सकते हैं कि इस कोहरे के आगे रोशनी बहुत है। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।